हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का सेकंड लेसन और ये इस लेसन का थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के घटकों को हम किन किन भौतिक विधियों से पृथक कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा वाष्पीकरण विधि के बारे में, ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में, अपकेंद्रण विधि के बारे में। अब हम कुछ और विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं आसवन विधि क्या होती है, या आसवन विधि हम कब काम में लेते हैं। डिस्टिलेशन मेथड जिसे हम कहते हैं। तो हमें कोई ऐसा मिश्रण मिला हुआ है जिसमें दो द्रव हैं और दोनों द्रव आपस में घुलनशील है, यानी एक दूसरे के अंदर घुले हुए हैं और उनके क्वथनांकों के बीच में अंतर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। तो तब हम क्या है, उस मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए आसवन विधि काम में लेते हैं। इसमें क्या है कि जो द्रव हैं वो एक दूसरे के अंदर घुलनशील होने चाहिए और उनके क्वथनांकों के बीच में अंतर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। कई बुक है उसके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, कईयों के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो क्वथनांकों के बीच में अंतर है वो अधिक होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों के बीच में अधिक अंतर हो के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम जो विधि काम में लेते हैं उसे हम आसवन विधि कहते हैं। जैसे हमारे पास एक मिश्रण है, उसमें क्या है, एसीटोन है। मिश्रण के अंदर हमारे पास क्या है, एसीटोन है और जल है। एसीटोन और जल हमें पता है कि एक दूसरे में घुलनशील होते हैं और इस मिश्रण को हमने लिया है इस आसवन फ्लास्क के अंदर। ये क्या है, आसवन फ्लास्क है। इसके अंदर हम जल और एसीटोन का हमने मिश्रण लिया हुआ है। जल का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एसीटोन का कितना होता है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग क्या है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनके क्वथनांकों के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अधिक अंतर है। तो हमने क्या है, इस मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले लिया है। इसे एक स्टैंड की सहायता से हमने क्या है, ऐसे कस दिया है और स्पिरिट लैंप से क्या है, इसे हम गर्म करेंगे। ऊपर हमने क्या है, एक थर्मामीटर लगा दिया है और ये हमने क्या है, एक निकास नली लगाई है और यहाँ हमने जल संगणक लगाया है जिसमें हमने क्या है, ठंडा जल है वो डाला है इसके अंदर। तो यहाँ हमने एक बिक्कर रखा है और इस निर्गत जो नली है, जो ट्यूब है, उसको हमने इसके अंदर, डिलीवरी ट्यूब है, इसको अंदर हमने इसके बिक्कर के अंदर लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। इस मिश्रण को हम गर्म करेंगे तो जैसे ही टेम्परेचर है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 56 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो क्या है, एसीटोन वाष्पित होएगा, वाष्पित होने लगेगा और वो वाष्प ऊपर जाएगी और इस नली से होकर गुजरेगी। तो यहाँ से जब गुजरेगी वाष्प, तो ठंडा जल है यहाँ चारों तरफ, तो इससे क्या है, वाष्प है वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी और हमें बिक्कर के अंदर क्या है, एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमने देखिए मिश्रण को गर्म किया है तो जो क्वथनांक है 56 डिग्री सेंटीग्रेड है एसीटोन का, तो टेम्परेचर इतना पहुंचेगा तो ये क्या है, वाष्पित होगा और ये वाष्प यहाँ से गुजरेगी। ऊपर हमने कोरक से बंद कर दिया है तो वाष्प यहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ ये जब जल संगणक से गुजरेगी तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखेंगे, क्यों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भी वाष्पित होने लगेगा। तो टेम्परेचर को हम क्या है, जल के क्वथनांक से कम रखेंगे। तो इस तरह से हमें एसीटोन है वो अलग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसवन विधि के द्वारा मिश्रण के घटकों को पृथक कर सकते हैं। शर्त क्या है कि जो उनके क्वथनांक है, जैसे एसीटोन है और जल है, इनके क्वथनांक में जो अंतर है वो अधिक होना चाहिए और जो मिश्रण के घटक हैं वो गर्म करने पर विघटित नहीं होने चाहिए। जैसे जल है, गर्म करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूटता है, तो ऐसे द्रवों को हम क्या है, आसवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं एक मिश्रण के घटकों को। यहाँ मिश्रण में क्या है, जल है और एसीटोन है, तो इस तरह से आसवन विधि के द्वारा हमने एसीटोन और जल को अलग अलग कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई मिश्रण ऐसा हो जिसमें दो द्रव घुले हुए हैं, दो से अधिक द्रव घुले हुए हैं और उनके क्वथनांक के बीच में अंतर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तो हम उन्हें कैसे पृथक करेंगे। तो उन्हें हम क्या है, एक अलग विधि काम में लेंगे जिसे हम प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड।
प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम ऐसे द्रवों को या मिश्रण के ऐसे घटकों को अलग करेंगे जिनके क्वथनांकों में अंतर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो यहाँ देखिए सेम यही मेथड है, थोड़ा सा क्या है इसमें अलग है कि यहाँ पे एक प्रभाजी कॉलम लगाया हुआ है। प्रभाजी कॉलम आप कह सकते हैं, प्रभाजी स्तंभ कह सकते हैं, प्रभाजी आसवन कॉलम आप कह सकते हैं। तो वो हमने लगाया है। ये प्रभाजी कॉलम क्या होता है ये देखिए, यहाँ हमने क्या है ये एक तरह की नली है, इसके अंदर हमने क्या है शीशे के गुटके भरे हुए हैं, या जिससे क्या होता है शीशे के गुटकों की जगह आप हम दूसरी तरीके से भी इसे बना सकते हैं। जैसे हम क्या है इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। प्रभाजी स्तंभ को है हम इस तरह से भी बना सकते हैं। हमें क्या है इसमें अवरोध बनाना है जिससे वाष्प है वो तेजी से बाहर ना निकले। तो इस तरह से भी हम क्या है प्रभाजी कॉलम को बना सकते हैं। ये प्रभाजी कॉलम है, यहाँ हमने शीशे के गुटके भरे हुए हैं। तो ये क्या काम करता है कि जब यहाँ से वाष्प गुजरती है तो उसमें रुकावट पैदा करता है। ये वाष्प को ठंडा करने का, उसे संघनित करने का काम करता है। अगर ये ना हो तो वाष्प है वो तेजी से ऊपर की ओर जाएगी और हमें क्या है उस वाष्प को क्या है रोकना है, उसमें रुकावट पैदा करनी है। तो इसके लिए हम प्रभाजी कॉलम काम में लेते हैं। अब यहाँ जो मिश्रण है वो कौन सा है जिसमें ऐसे द्रव घुले हुए हैं जिनके क्वथनांक के बीच में अंतर कम होता है। जैसे इस विधि के द्वारा हम वायु के घटक हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनको पृथक करने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। कहाँ काम में लेते हैं? वायु के घटकों को अलग अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। इसके अलावा जो पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, उनको अलग अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। ये हम कहाँ काम में लेते हैं? जिनके क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है। यहाँ जिनके क्वथनांकों के बीच में अंतर कम होता है। तो मैंने उदाहरण आपको बता दिया कि वायु के घटकों को पृथक करने के लिए और पेट्रोलियम उत्पादों को अलग अलग करने के लिए हम इस विधि को प्रभाजी आसवन विधि को काम में लेते हैं। यहाँ देखिए जल संघनक है, बीकर है, ये प्रभाजी कॉलम है, ये आसवन फ्लास्क है, ये स्प्रिट लैंप है। तो इस तरह से हमने इस उपकरण को क्या है स्टैंड पे कस लिया है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ हम एक मिश्रण लेते हैं। जैसे हम लेते हैं एक एसीटोन ही ले लेते हैं। एसीटोन का जो क्वथनांक है वो क्या है 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। और दूसरा हम ले लेते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल का क्वथनांक होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अंतर देखिए कितना अंतर है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। तो ये मिश्रण हमने इसके अंदर ले लिया है। क्या क्या लिया है हमने? एसीटोन और मेथेनॉल, ये हमने मिश्रण इसके अंदर ले लिया है। अब हम इसे गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, एसीटोन क्या है 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पित होगा। तो इसकी वाष्प ऊपर की ओर जाएगी और यहाँ से ऐसे गुजरेगी। तो फिर क्या है, मेथेनॉल है, इसका भी क्वथनांक है 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये भी क्या है वाष्पित होगा। तो ऊपर क्या है एसीटोन की वाष्प होगी और नीचे क्या है मेथेनॉल की वाष्प होगी। तो ये जो मेथेनॉल की वाष्प है यहाँ से ऐसे गुजरेगी तो ठंडी होकर वापस है यहाँ पे संघनित होकर द्रव अवस्था में बदलकर मेथेनॉल है वापस इसके अंदर आ जाएगा। एसीटोन क्या है, उसकी वाष्प ऊपर है तो वो यहाँ से गुजरेगी। तो जल संघनक से जब गुजरेगी तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी और यहाँ पे हमें क्या है एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन। तो यहाँ पे जो प्रभाजी कॉलम है वो क्या काम कर रहा है, वाष्प को ठंडा करने का और संघनित करने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से हम एसीटोन और मेथेनॉल को अलग अलग कर सकते हैं प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। तो दोबारा सुन लीजिए, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों के बीच में अंतर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो के मिश्रण को अलग करने के लिए जो विधि हम काम में लेते हैं उसे हम प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। तो यहाँ हमने आसवन विधि को पढ़ा, यहाँ हमने प्रभाजी आसवन विधि को पढ़ा। अब हम देखते हैं
कि हमने यहाँ जिक्र किया कि वायु के घटकों को अलग अलग करने के लिए भी प्रभाज्य आसवन विधि काम में लेते हैं। तो देखिए वायु है, वायु को हम क्या करेंगे, दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके वायु को हम संपीड़ित करेंगे, उसे ठंडा करेंगे, तो वायु क्या है, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। किस अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। यहाँ देखिए वायु को हमने दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके उसे संपीड़ित किया, ठंडा किया, तो वायु क्या है, द्रव अवस्था में बदल गई। अब ये जो द्रव वायु है इसे हम क्या है, प्रभाज्य आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करेंगे। किसमें गर्म करेंगे, प्रभाज्य आसवन कॉलम में धीरे धीरे हम गर्म करेंगे, तो अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग गैसें हैं वो पृथक हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जैसे लगभग या कहें -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, -186 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर्गन अलग हो जाएगी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। तो इस तरह से हम वायु से उसके घटकों को, उसके अंदर जो गैसें होती है, उसके जो अवयव हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनका क्वथनांक अलग अलग होता है, ये अलग अलग ऊंचाइयों पे पृथक हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं एक अगली विधि है, वो है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण विधि क्या है, तो क्रिस्टलीकरण के लिए हम कहेंगे किसी पदार्थ के शुद्ध या बड़े आकार के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने को हम क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, किसी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आकार के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की विधि को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि को हम कहाँ काम में लेते हैं, जैसे समुद्री जल से हम नमक प्राप्त करते हैं, उस नमक को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि काम में लेते हैं। अशुद्ध फिटकरी है, उसको हम शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि काम में लेते हैं। अशुद्ध कॉपर सल्फेट है, उसे शुद्ध बनाने के लिए उसे हम क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि काम में लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक बिक्कर लेंगे हम और उस बिक्कर में पानी डालेंगे और थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर डालेंगे। फिर हम क्या है, इस बिक्कर को, इसी तरह से इस बिक्कर को हम क्या है, गर्म करेंगे, और जब ये पानी है गर्म होने लगेगा तो हम इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा करके कॉपर सल्फेट है घोलते जाएंगे। तो जब कॉपर सल्फेट इसके अंदर घुलना बंद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को फिल्टर पेपर से छान लेंगे और हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये है क्रिस्टलीकरण विधि क्या होती है। तो क्रिस्टलीकरण विधि को हम कहाँ काम में लेते हैं, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, फिटकरी के अशुद्ध नमूने से शुद्ध नमूना प्राप्त करने में, अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने में। इस तरह से हम क्या क्रिस्टलीकरण विधि को काम में लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस लेसन का अगला टॉपिक, और इस लेसन का जो अगला टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ये टॉपिक है इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, बाकी सभी टॉपिक है हमने कर लिए हैं। तो इसके लिए यानी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के लिए मैंने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाया है, वहाँ से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।